नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम प्रेशर ग्रुप अर्थात दबाव समूह पर वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। जिस प्रकार लोकतंत्र को संरक्षित रखने के लिए और उसे पल्लवित और पोषित करने के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है, उसी प्रकार राजनीतिक दलों के समान ही प्रत्येक लोकतांत्रिक प्रणाली में दबाव समूह भी अत्यंत आवश्यक है। राजनीतिक दल जहां व्यक्ति और शासन के बीच में संपर्क सूत्र का कार्य करते हैं, वहीं दबाव समूह शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। दबाव समूह के प्रसंग में हम यही कह सकते हैं कि आज वर्तमान में ये प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं। 1908 में बेंटले का ग्रंथ प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट प्रकाशित हुआ और उसके बाद में डेविड टूमैन ने गवर्नमेंट प्रोसेस में उस ग्रंथ में सुधार करके दबाव समूह को अपने अध्ययन और विवेचन का एक महत्वपूर्ण विषय बनाया। विभिन्न विद्वानों ने दबाव समूह को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। VOK जूनियर ने पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें दबाव समूह के बारे में अपनी विस्तृत विवेचना की। फाइनन ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की भी संज्ञा दी। प्रारंभ में जो दबाव समूह है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली आदि पाश्चात्य देशों में ही हमें देखने को मिले, लेकिन वर्तमान में हम देखें तो विकासशील देशों में भी दबाव गुटों की स्थिति का अध्ययन किया जाने लग गया। अब हम देखते हैं कि दबाव समूह वास्तव में होते क्या है। दबाव समूह विशेष हितों के साथ जुड़े ऐसे शक्ति संगठन होते हैं जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा हेतु सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। दबाव समूह की हम कुछ परिभाषा दे सकते हैं, जैसे दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा एक से अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को, विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा व वृद्धि का कार्य कर सकें। इस प्रकार हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि दबाव समूह जो है वो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से निर्मित गैर सरकारी समूह है। उदाहरण के लिए हम औद्योगिक, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, श्रमिक और अन्य वर्गों को दबाव समूह की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम देखते हैं दबाव समूह की विशेषताएं या लक्षण। दबाव समूह की सबसे पहले विशेषता ये होती है, इनके कुछ निश्चित ही लक्ष्य होते हैं और ये अपने उद्देश्य को सीमित रखते हैं और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन तकनीकों का सहारा लेते हैं। दूसरी है औपचारिक या अनौपचारिक संगठन से संबंधित। दबाव समूह राजनीतिक दल के समान संगठित भी हो सकते हैं और असंगठित भी हो सकते हैं, या ये पूर्णतः अनौपचारिक संगठन भी हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है एक औपचारिक संगठन के रूप में दबाव समूह माना जाएगा। दबाव समूह की अगली विशेषता हम देखें तो इनमें सीमित और परस्पर व्यापी सदस्यता भी हमें देखने को मिलती है। एक व्यक्ति एक ही समय पर एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य भी हो सकता है, अर्थात वह जातिगत समूह, उपभोक्ता समूह, मोहल्ला संघों, श्रमिक संघों, शिक्षक संघ का भी सदस्य हो सकता है। अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए यह दबाव समूह संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों ही साधनों का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। अगली इसकी विशेषता हम देखें तो राजनीति और प्रशासन में इनकी महत्वपूर्ण या अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। दबाव समूह का उद्देश्य शासन पर अधिकार स्थापित करना नहीं होता, बल्कि वो शासन को प्रभावित करना चाहते हैं। इस आधार पर ही दबाव समूह अपने आप को गैर राजनीतिक और गैर सरकारी संगठन बताते हैं। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन चुनावों में अनौपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं। दबाव समूह पूर्णतः राजनीतिक और अराजनीतिक स्तरों के बीच की गतिविधियां करते हैं और इसी कारण प्रोफेसर जौहरी ने दबाव समूह की राजनीति के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं और वे राजनीति में भी नहीं है, लेकिन राजनीति को वे निरंतर प्रभावित करते हैं। दबाव समूह की हम अगली विशेषता है देखिए या लक्षण देखें तो वह इनका कार्यकाल जो है अनिश्चित होते हैं, अर्थात यह बन भी जाते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। जब किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आते हैं और जैसे हित की साधना हो जाती है तो यह समाप्त हो जाते हैं और फिर से कुछ हितों के आधार पर नए दबाव समूह संगठित कर लिए जाते हैं।
दबाव समूह की अगली विशेषता हम देखें तो वह है सर्वव्यापक प्रकृति। दबाव समूह अपनी सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं और इनकी सर्वव्यापी प्रकृति होती है, अर्थात यह समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त होते हैं। अब हम देखिए दबाव समूह और राजनीतिक दलों के मध्य अंतर को। शासन सत्ता के प्रसंग में हम देखें तो राजनीतिक दल का जो है सर्वप्रमुख और घोषित उद्देश्य शासन सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना है। इसलिए वे चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, विजयी होते हैं और प्रयत्न करते हैं कि सार्वजनिक नीति निर्माण में अपनी प्रक्रिया निभाए। लेकिन दबाव समूह जो होते हैं वो शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, वह सिर्फ शासन से बाहर रहकर शासन को प्रभावित करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। दूसरा अंतर हम देखें तो वह है उद्देश्य और कार्यक्रम के आधार पर अंतर। राजनीतिक दल का संबंध जो है राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं और प्रश्नों से होता है और उनका कार्यक्रम भी अत्यंत व्यापक होता है। लेकिन दबाव समूह एक विशेष वर्ग के हितों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और इस कारण दबाव समूह का अपेक्षाकृत सीमित कार्यक्षेत्र जो होता है वो सीमित और संकुचित होता है। स्वरूप संबंधी अंतर। दबाव समूह उन्हीं व्यक्तियों का समूह होता है जिनके विशेष विषय या मसले के संबंध में समान हित और समान रुचि होती है, अर्थात यह एक सिद्धांत या एक विचार पर कार्य करते हैं, जबकि राजनीतिक दल का व्यापक और सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम होता है और उनके उद्देश्य और कार्य भी बहुरूपी होते हैं। आकार और सदस्यता की दृष्टि से हम अंतर देखें तो राजनीतिक दल बहुत बड़े संगठन होते हैं जो लाखों उम्मीदवारों का समर्थन या मतदाताओं का समर्थन से प्राप्त होता है। लेकिन दबाव समूह सदस्यता, आकार और समूह की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। सदस्यता की दृष्टि से इनमें एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी है कि दबाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी होती है, अर्थात एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक दबाव समूह की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। लेकिन राजनीतिक दल के संदर्भ में हम कहें तो राजनीतिक दल का व्यक्ति एक बार में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है। संगठन संबंधी अंतर इसमें ये है दोनों में। राजनीतिक दल अनिवार्य तो औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, किंतु दबाव समूह अनौपचारिक रूप से असंगठित या संगठित दोनों ही स्थितियों में हो सकते हैं। साधन संबंधी अंतर हम देखें तो राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों को ही अपनाएंगे, लेकिन दबाव समूह जो है आवश्यकता अनुसार संवैधानिक और असंवैधानिक सभी प्रकार के साधनों को अपनाते हैं। अब हम देखें तो दबाव समूह का वर्गीकरण। विभिन्न विद्वानों ने दबाव समूह का अलग अलग वर्गीकरण किया है। आमंड और ब्लॉन्डले ने इसे अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है, जैसे संस्थात्मक दबाव समूह, असमुदायात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह, प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह है। संस्थात्मक दबाव समूह है वो समूह होते हैं जिसमें राजनीतिक दल, विधानमंडल, सेना, नौकरशाही इत्यादि आदि सक्रिय होते हैं। दूसरे दबाव समूह समुदायात्मक वे होते हैं जो किसी विशेष संघ से विशेषीकृत होते हैं, जैसे व्यावसायिक संगठन, कृषक संगठन, श्रमिक संगठन। असमुदायात्मक दबाव समूह वे होते हैं जो परंपरागत और सामुदायिक समूह को आधुनिक दबाव समूह के रूप में रहते हैं, जो जाति, रक्त संबंध अथवा किसी परंपरागत लक्षण पर आधारित होते हैं। प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह वे होते हैं जो अपनी मांगों को लेकर संवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शन और विरोध के माध्यम से कार्यवाही अपनाते हैं। इस प्रकार के दबाव समूह हड़ताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाना, आवागमन अवरुद्ध करना, घेराव आदि तकनीकों का सहारा लेते हैं। ये संगठित गुट न केवल अपना असंतोष व्यक्त करते हैं, परंतु शासन के ढांचे, नीति और कार्य संचालन को भी प्रभावित करते हैं। दबाव समूह द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्यप्रणाली भी अपनाई, जैसे लॉबिंग इनके द्वारा की जाती है। लॉबिंग से हम तात्पर्य ये समझते हैं कि विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर उनसे अपने हित में कानून का निर्माण करवाना। इनकी लॉबिंग की क्षमता को देखते ही कभी कभी इन्हें विधानमंडल का तीसरा सदन भी कह दिया जाता है। दूसरा, ये प्रचार और प्रसार के साधनों की नीति अपनाते हैं और इसके माध्यम से जनता को अपने पक्ष में कर सद्भावना का निर्माण करते हैं, ताकि सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया को यह प्रभावित कर सके। दबाव समूह जो है समय समय पर अपने आंकड़े प्रकाशित करवाते हैं ताकि इनकी नीतियों के बारे में आम जनता को पता हो सके।
दबाव समूह के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ भी आयोजित की जाती है। इन गोष्ठियों में विधायिका और प्रशासन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ये आमंत्रित करते हैं और अपने मत से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। न्यायालय की शरण में भी दबाव समूह जाकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। समय समय पर इनके द्वारा न्यायालय की शरण में जाकर अपने हितों के अनुसार कानून बनाने के लिए सरकार को बाध्य भी किया जाता है। संसद सदस्यों के मनोनयन में दबाव समूह के द्वारा रुचि रखी जाती है। दबाव समूह से व्यक्तियों चुनावों में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करवाने में मदद करते हैं, जो आगे चलकर संसद में उनके हितों की अभिवृद्धि में सहायक हो सके। चुनाव में संसद सदस्यों को पैसा चाहिए, उनके पास ये पैसा दबाव समूह ही उपलब्ध करवाता है। अब हम दबाव समूह के कुछ दोष देखें तो जैसे ये अप्रजातांत्रिक है, क्योंकि इनके द्वारा असंवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक हित की पूर्णतः इनके द्वारा उपेक्षा की जाती है, क्योंकि ये किसी विशेष हित या आधार पर संगठित होते हैं और अपने हितों की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधन का प्रयोग करते हैं। भ्रष्ट आचरण इनके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। दबाव समूह का प्रयोग समय समय पर व्यक्ति विधायकों को घूस देने, अनुचित और अनुचित आचरण कार्य करने के लिए भी बाध्य करते हैं। ये संकीर्णता के प्रतीक है दबाव समूह, क्योंकि विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन समूह के सदस्यों के द्वारा संकीर्ण दृष्टिकोण को समय समय पर जन्म दिया जाता है। फिर भी अंत में हम ये कह सकते हैं कि दबाव समूह उस आधार को जन्म देते हैं जिसके बल पर लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता को प्राप्त किया जा सकता है। दबाव समूह के बिना जनता और शासन के बीच संपर्क सूत्रों का अभाव हो जाता है और यह स्थिति लोकतांत्रिक संस्कृति और राष्ट्रीय हित और एकता के लिए घातक मानी जाती है। दबाव समूह के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही इन्हें लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए आवश्यक माना जाता है।